हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी हिंदी। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ज्योग्राफी के हम लोग पीवाईक्यू कर रहे हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए। बहुत सारी बातें हम लोग करते रहते हैं शुरुआत में तो मैंने सोचा आज डायरेक्ट पीवाईक्यू पे आते हैं। बस एक मिनट एक चीज़ आपको बतानी है कि टारगेट जो भी आप फॉलो कर रहे हैं प्लीज़ उनका रिवीजन करते रहना। और जिनको टारगेट के बारे में नहीं पता और जिन्हें ये नहीं पता कि किस तरीके से टारगेट फॉलो किए जा रहे हैं और क्या चीज़ें यहाँ पे चल रही, जस्ट इसके पिछले वाला वीडियो देखो, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बस पीवाईक्यू स्टार्ट करने से पहले केवल एक चीज़ कहेंगे, जिसने ये पीवाईक्यू कर लिए, टारगेट बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिए, प्रीलिम्स के एग्जाम उसका नहीं रुकेगा। बहुत इजीली यू विल क्लियर यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025। क्लियर है? चलो विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम लोग क्वेश्चंस पे जंप करते हैं, क्योंकि जितना समय पास आते जा रहा है उतना आपकी भी बेचैनी बढ़ेगी। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो जो क्वेश्चन नंबर था उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। कौन सा नंबर था हम लोग कर रहे थे, कहाँ तक कर चुके थे? आई थिंक 58 तक किया था। हाँ, यहाँ तक किया था। यहाँ से हमको करना है क्वेश्चन सॉल्व। सो प्लीज़ जो भी इंपॉर्टेंट है, जो भी आपको समझ में ना आए और लगे कि हाँ ये नोट करने की ज़रूरत है, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, नोट करते चलना। बीच बीच में मैं आपको बताता भी रहूँगा। इसलिए मैंने हमेशा पहले भी कहा है कि जिसने यूपीएससी हिंदी की टेस्ट सीरीज लगा ली और उसका एक्सप्लेनेशन कई बार रिवाइज कर लिया, जो मैं टारगेट दे रहा हूँ वो फॉलो कर लिया, क्योंकि टारगेट में ये ऑलरेडी अवेलेबल है। मतलब टारगेट में मैंने ये चीज़ ऐड करके रखी है। और ये जो पीवाईक्यू की सीरीज चल रही है, जिसने ये कंप्लीट कर ली पूरी अच्छे से, क्योंकि इसकी पीडीएफ मैंने ऑलरेडी दी है। जितने पीवाईक्यू क्लास में हो पाते हैं मैं क्लास में करवाता हूँ। बाकी अगर आपने डेली 10-15 पीवाईक्यू हर सब्जेक्ट के करते रहे, प्रीलिम्स एग्जाम आपको क्वालिफाई हो जाएगा बहुत ईजिली। ठीक है, लेकिन रिवीजन करना पड़ेगा आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्या कह रहा है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। अब देखो क्वेश्चन इसी तरीके से आते हैं, कह रहा है कौन सा सही नहीं है। तो एक साइड आपको शहर दिए गए हैं और एक साइड दिए गए हैं नदी के तट पर उनकी स्थिति। कौन सी नदी के किनारे पर है ऐसा समझ लो। तो जबलपुर नर्मदा नदी बिल्कुल सही है, करेक्ट है। कोटा चंबल देखोगे ये भी करेक्ट है। और कहीं ना कहीं नासिक गोदावरी भी करेक्ट है। तो इसमें से कौन सा गलत होने वाला है? यही सही नहीं है। और अपने आप में ये इंपॉर्टेंट सवाल है। इस तरीके के सवाल एग्जामिनर ने कई बार पूछे। कोई बात नहीं, हमें तो पिछला रिवाइज कराने में बहुत मज़ा आता है। तो जरा पिछला मैं 1 मिनट के लिए आपको रिवाइज भी कराता हूँ। तो मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखूंगा, आप मुझको बताना जरा पढ़ के आए हो कि नहीं आए हो, ठीक है? क्योंकि कल ही किया है तो पता लग जाएगा आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। देखो मेरी क्लास में आए हो तो पढ़ के आना पड़ेगा, बाकी कहीं डांस हो रहा हो तो आप वो देख लो जाके क्लासों में, ठीक है? बहामास, इन दो की जरा कैपिटल बताओ। इन दो की जरा कैपिटल बताओ। देखो मेरी क्लास में बैठे हो तो बेटा पढ़ना पड़ेगा। अल सल्वाडोर की बताओ। कुछ नहीं है, सैन सल्वाडोर है, ठीक है? अब जिन्हें नहीं पता थी बेटा रिवाइज कर लेना, अगर एग्जाम में आ गया तो गलत कर सकते हो। और इसकी नासाऊ थी। क्लियर? अच्छा एक सवाल मैं आपसे और पूछने वाला हूं। छोटा सा सवाल मैं पूरा क्रिएट कर देता हूं यहाँ पे, आप उसको मिलान ना करना, आप मुझे सिर्फ बताना, क्योंकि मिलान करने के लिए मैं रखूंगा ही नहीं। आप मुझे सिर्फ बताओ। देखो पिछले नोट्स मत खोलना, ठीक है? पिछले नोट्स नहीं खोले जाएंगे, गलत बात है। पिछले नोट्स नहीं खोले जाएंगे। नागोया, सलेम, अरे मैं तो खोलूंगा ही, मुझे तो सवाल देखना पड़ेगा ना ठीक है सर, आप भी नहीं खोलोगे फिर? अरे यार बच्चा आप समझा करो थोड़ा सा लॉस एंजलस और अबादान, ठीक है? तब एक काम करते हैं, ये आपको एक साइड सेंटर्स दिए गए हैं। इन सेंटर्स पे प्रमुख उद्योग कल मैंने कराए थे वो आपको बताने हैं, ठीक है? कौन कौन से थे? नागोया किसके लिए फेमस था? कल मैंने कराया था, जो कल कराया था वो बताओ। नागोया किसके लिए फेमस था? नागोया किसके लिए फेमस था? सूती वस्त्र के लिए। वेरी गुड। नागोया किसके लिए फेमस था? सूती वस्त्र के लिए, राइट। और सलेम किसके लिए फेमस था? सलेम किसके लिए फेमस था? लौह एवं इस्पात के लिए। ऐसे ही एग्जाम में आते हैं। कोई एग्जाम में बहुत टफ सवाल नहीं आता, बस याद है तो कर ले जाओगे वरना गलत। लॉस एंजलिस किसके लिए फेमस था? हवाई जहाज के लिए, राइट। और आबादान किसके लिए था? तेल, खासतौर पे तेल के लिए प्रसिद्ध है वो, तेल शोधन के लिए। चलो अभी जरा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है उस पर चलते हैं। कह रहा है काली कपास मिट्टी किस नाम से जानी जाती? काली कपास मिट्टी किस नाम से जानी जाती है? बांगड़ नाम से नहीं जानी जाती, खादर नाम से भी नहीं जानी जाती, भूर नाम से भी नहीं जानी जाती, रेगुर नाम से। काली कपास मिट्टी किस नाम से जानी जाती? रेगुर नाम से। प्लीज इसे रिवाइज कर लेना, अपने आप में इंपॉर्टेंट सवाल है।
देखो एक साइड आपको नदी घाटी परियोजना दी गई है, एक साइड नदी दी गई है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एक साइड आपको नदी दी गई है और एक साइड उस नदी पे चलने वाली कौन सी परियोजना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएसपीसीएस का खास तौर पे फेवरेट क्वेश्चंस में से ये एक सवाल है। इस तरीके के सवाल वो हमेशा पूछती रही है यूपीपीसीएस। तो रिहंद परियोजना, नागार्जुन परियोजना, पोचमपाद योजना, माता टीला परियोजना। तो आप मुझको बताओ रिहंद परियोजना किस नदी पर बनी है, रिहंद परियोजना किस नदी पर है। कॉमन सेंस से भी बच्चा बच्चा कर ले जाएगा, रिहंद नदी पे, ठीक है। नागार्जुन परियोजना बताया, कृष्णा, अर्जुन कृष्ण, अर्जुन कृष्ण, ऐसे लिंक बना लो, ठीक है। रिहंद से रिहंद तो लिंक बनी जाएगा, इजी है ना। रिहंद से तो रिहंद लिंक बन गया, नागार्जुन से कृष्णा का बना लो, नागार्जुन कृष्णा, अर्जुन कृष्णा, अर्जुन कृष्णा, क्लियर। पोचमपाद गोदावरी, ठीक है, और माता टीला बेतवा, ठीक है। प्लीज इसे रिवाइज करना, प्लीज प्लीज प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इस तरीके के क्वेश्चंस आयोग हमेशा पूछता रहा है और एक ही सवाल में आपको चार चार फैक्ट्स देखने को मिलते हैं। अब मैं आपसे, चलो बताओ रिहंद परियोजना किस नदी पे बनी, रिहंद, रिहंद नदी पे, नागार्जुन कृष्णा, पोचमपाद गोदावरी, माता टीला बेतवा। चलो लिख लेते हैं एक बार, रिहंद परियोजना किस पे बनी है, रिहंद पे, है ना, ठीक है। अब आप मुझको बताओ नागार्जुन कृष्णा नदी पे, ठीक है। पोचमपाद, देखो अब मेरा काम है थोड़ा बहुत याद कराना, तो करा रहा हूं मैं, गोदावरी ना, वरना जाओ पोचमपाद। अच्छा एक और थी माता टीला, अरे ये क्या हुआ, माता टीला, ये किस पे है, बेतवा पे, ठीक है। चलें आगे, चलो एक साइड देखो आपको कोयले के खदान दिए गए हैं और एक साइड दिए गए हैं भारत के राज्य। तो कौन से राज्य में कौन सा कोयला का खदान पाया जाता है, मिलान करो, चलो मिलान करो। तो झिलमिल जो है वो कहाँ पाई जाती है, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। झिलमिल छत्तीसगढ़, कर्णपुरा झारखंड, कर्णपुरा झारखंड। देखो अपने आप में ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस तरीके के सवाल आयोग के फेवरेट रहे। जैसे ये छत्तीसगढ़ में है, ये झारखंड में है, और रामपुर हिरगिर आप देखोगे उड़ीसा में है, और सोहागपुर आप देखोगे एमपी में है। छत्तीसगढ़ में आप देखोगे एक है कोरिया डिस्ट्रिक्ट, कोरिया डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, विच इज इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, ठीक है। चलो अभी लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है, अपने को तो याद करना है ना, यहां बैठे हैं तो याद करने के लिए ही बैठे हैं, यू नो। तो झिलमिल छत्तीसगढ़, झिलमिल छत्तीसगढ़, पोचमपाद परियोजना, पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी पे, नागार्जुन परियोजना कृष्णा नदी पे, झिलमिल, झिलमिल कोयला खदान किस राज्य में है, छत्तीसगढ़। झिलमिल कोयला खदान किस राज्य में है, छत्तीसगढ़। कर्णपुरा कोयला खदान किस राज्य में है, झारखंड। कर्णपुरा कोयला खदान किस राज्य में है, झारखंड। कर्णपुरा कोयला खदान किस राज्य में है, झारखंड। रामपुर हिमगिर कोयला खदान किस राज्य में है, रामपुर हिरगिर कोयला खदान किस राज्य में है। मैं याद करा रहा हूं, प्लीज याद कर लो, प्लीज प्लीज भाई साहब। अभी नहीं समझ में आएगा, जिस दिन एग्जाम हॉल में आप जाओगे, ठीक है, और वहां पे आपके सामने 150 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, और 150 क्वेश्चंस में से आपको एक भी नहीं आ रहा होगा, तब आपके माथे पे जो हल्की हल्की पसीने की बूंदें आएंगी ना, और अपना पूरा पास्ट याद आएगा, यार एक पढ़ लेते, ये समय यहाँ बर्बाद किया, ये समय यहाँ बर्बाद किया, ये किया, तब आपको ये बात याद आएगी कि एक बैठा था छोटा सा बालक जो आपको याद करवा रहा था, सिर्फ पढ़ा नहीं रहा था बल्कि क्लास में याद करवाने का भी प्रयास कर रहा था। इस वजह से मैं कह रहा हूँ प्लीज 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 याद करते चलो। तो रिहंद परियोजना किस नदी पे है, रिहंद परियोजना किस नदी पे, रिहंद नदी पे। नासिक किस नदी के तट पर अवस्थित है, नासिक किस नदी के तट पर है, गोदावरी के तट पर। अब आज ही किया है, आज ही शुरुआत में किया है। जबलपुर किस नदी के तट पर है, नर्मदा। भाई साहब ये देखो करके आए हैं, अभी किया है हम लोगों ने, देखो है ना। जबलपुर किस नदी के तट पर है, नर्मदा। इसलिए कह रहा हूँ प्लीज रिवाइज करना है इनको, ठीक है, प्लीज रिवाइज करना। कर्णपुरा कर्णपुरा कोयला खदान कहाँ पे है, कर्णपुरा कोयला खदान किस राज्य में है, झारखंड। रामपुर हिमगिर किस राज्य में है कोयला खदान, उड़ीसा। एक और बता दो केवल बस, सुहागपुर कहाँ पे, सुहागपुर कोयला खदान कहाँ पे है, किस राज्य में है, मध्य प्रदेश। सुहागपुर मध्य प्रदेश, ठीक है।
चलो देखो फिर वही रिपीटेड सवाल है, कोयला क्षेत्र दिए गए हैं और एक साइड भारत के राज्य दिए गए हैं, क्योंकि ये मोस्ट फेवरेट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से आता है। आयोग हमेशा पूछता रहा है इस तरीके के सवाल, हमेशा पूछता है, राइट, बिल्कुल। क्योंकि आप सोचो ना, उसको अब वो अगर सिर्फ एक पूछ ले, तंदूर पूछ ले एक सवाल में, एक अगला सवाल बनाए ललमटिया पूछ ले, तो उसके लिए तो बेटर है ना कि एक ही सवाल में वो आपसे 4-4 5-5 फैक्ट पूछता है। करो। तो रणजीत घाटी कहां पे है मैं बता देता हूं, रणजीत घाटी सिक्किम में है, ठीक है। तंदूर तेलंगाना में, ता से तंदूर, ता से तेलंगाना, बा से बरौनी, बा से बिहार, ठीक है। वरोरा महाराष्ट्र में है, ये तो सभी को पता होगा आई थिंक, और ललमटिया झारखंड में, ठीक है। तो अभी मैं यहां पे अब याद कराऊंगा, सारे आपको एक बार में याद कराऊंगा, ठीक है। तो झिलमिल बताओ, झिलमिल बताना है आपको। कर्णपुरा बताइए, कर्णपुरा बताइए। जिनको आ रहे हैं वेरी गुड, जिनको नहीं आ रहे हैं प्लीज रिवाइज करना। रामपुर हिमगिर, रामपुर हिमगिर। सुहागपुर बताइए, सुहागपुर बताइए, ओके। रणजीत घाटी बताओ, दिमाग पे जोर डालो, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो, क्लास में बैठे ही इसलिए हो कि दिमाग पे जोर डाल पाओ, क्योंकि रील तो चल नहीं रही यहाँ पे। तंदूर बताइए, तंदूर कोयला क्षेत्र किस राज्य में है। वरोरा बताइए किस राज्य में है, वरोरा तो महाराष्ट्र भी को याद आ गया होगा। ललमटिया बताइए, ललमटिया बताइए किस राज्य में है, ललमटिया कोयला खदान। चलो एक बार अब मैं लिखता भी चलूंगा और आपको याद भी करवाता रहूंगा, अचानक से मैं पूछूंगा, ठीक है। इसलिए इस तरीके के अगर नोट्स आप बना रहे हो तो बहुत बढ़िया है। तो तंदूर बताइए कहाँ पे, तंदूर बताइए। तमिलनाडु, वेरी गुड। आप मुझे बताइए ललमटिया, वेरी गुड, झारखंड, ललमटिया झारखंड। वरोरा महाराष्ट्र, वरोरा महाराष्ट्र, क्लियर है। तंदूर, तंदूर सॉरी फॉर दैट, तेलंगाना है, तेलंगाना है, तेलंगाना है, ठीक है, तेलंगाना है। रणजीत घाटी सिक्किम, वेरी गुड, ये कहाँ पे है, सिक्किम। झिलमिल बताइए, झिलमिल छत्तीसगढ़, झिलमिल कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में। कर्णपुरा बताओ, कर्णपुरा बताओ, झारखंड, वेरी गुड। रिवीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैंने बोला। रामपुर हिमगिरी बताइए, उड़ीसा, वेरी गुड। सुहागपुर बताओ, सुहागपुर कोयला खदान, मध्य प्रदेश, वेरी गुड, मध्य प्रदेश, ठीक है। चलें आगे, क्या हम आगे चलें तो प्लीज इसे रिवाइज करना, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्या कह रहा है हमारा नेक्स्ट सवाल, देखो एक साइड आपको स्थान दिए गए हैं, प्लेसेस का नाम दिया गया है, और एक साइड वो किस कार्य के लिए जाना जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट सवाल है अपने आप में। तो चलो करो। काकरापार, काकरापार किसके लिए प्रसिद्ध है पता, न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए। काकरापार किसके लिए फेमस है, न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए। और पोखरण सभी को पता है, पिक्चर भी आई थी, परमाणु बम विस्फोट स्थल। और श्रीहरिकोटा उपग्रह के लिए है ना, सभी को पता है। और थुम्बा रॉकेट के लिए, ठीक है। इसे रिवाइज कर देंगे, इंपॉर्टेंट सवाल है, रिवीजन करना है इसका, नोट्स में ऐड करते चलो अगर रॉन्ग हो रहा है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसमें कोयली पेट्रोलियम तेल शोधनशाला है। कोयली कहां पे है बताओ, कोयली पेट्रोलियम शोधनशाला कहां पे है। प्योर जीके वाला सवाल है भाई साहब, प्योर जीके वाला, बहुत, इसीलिए तो कहते हैं यूपी पीसीएस आजकल टफ इसलिए माना जाता है क्योंकि उसमें ऐसे फैक्ट पूछता है, ऐसे जीके के सवाल पूछता है जो नॉर्मली बच्चे नहीं पढ़ना पसंद करते। अब बच्चा सोचता है यार मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ, मैं पीसीएस की तैयारी कर रहा हूँ, मैं ये जीके नहीं पढ़ूंगा, मैं नहीं पढ़ूंगा ये जीके, लेकिन आपको पढ़नी पड़ेगी क्योंकि ऐसे सवाल आए हैं और कई कई बार पूछे गए हैं, ठीक है। तो भारत के निम्नलिखित राज्यों में कोयली पेट्रोलियम शोधनशाला कहाँ पे है, कोयली पेट्रोलियम शोधनशाला। तो ध्यान रखना, कोयली पेट्रोलियम शोधनशाला आप गुजरात में देखोगे, ठीक है। चलें आगे, इसे प्लीज रिवाइज करना, डायरेक्ट फैक्ट है, इंपॉर्टेंट है। गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है, राष्ट्रीय जलमार्ग किससे घोषित किया गया, किस भाग को।
तो ध्यान रखना, जब भी हम राष्ट्रीय जलमार्ग की बात करेंगे गंगा नदी पे, तो प्रयागराज से हल्दिया तक के भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना, ठीक है। कह रहा है एक भू स्थिर कृत्रिम उपग्रह का आवर्तकाल क्या होता है? तो एक भू स्थिर कृत्रिम उपग्रह का आवर्तकाल तो 24 घंटे ही होता है। फिर अगला सवाल क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्राचीन वायुमंडल से अनुपस्थित थी? पृथ्वी के वायुमंडल में अनुपस्थित थी, मतलब पहले नहीं थी, आप ऐसा समझ लो, ठीक है, या ऐसा समझ लो पहले से थी। कह रहा है कौन सी गैस प्राचीन पृथ्वी के वायुमंडल में अनुपस्थित थी, मतलब नहीं थी। तो पहले कौन सी गैस नहीं थी? देखो पहले ऑक्सीजन नहीं थी, ये ध्यान रखना, ठीक है। प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत क्राकाटोआ, इंपॉर्टेंट सवाल। प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत क्राकाटोआ, क्राकाटोआ किस देश में है? क्राकाटोआ किस देश में है? तो इटली में है क्या? नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका में है क्या? नहीं है। जापान में है क्या? नहीं। इंडोनेशिया में है, ध्यान रखना। क्राकाटोआ कहाँ पे है? इंडोनेशिया में है, प्लीज इसको ध्यान रखना, रिवाइज करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तरी अमेरिका के बृहत झील प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सर्वाधिक विकसित है? उत्तरी अमेरिका के बृहत झील प्रदेश में कौन सा उद्योग सर्वाधिक विकसित है? तो ध्यान रखना, वहां पे जब भी आप देखोगे सबसे डेवलप्ड कौन सा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर माना जाता है, या कौन सा सीधे उद्योग सबसे विकसित माना जाता है, तो इस्पात और इंजीनियरिंग का जो उद्योग है वहां पे सबसे विकसित माना जाता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। कह रहा अर्जेंटीना में खेती के लिए पंपास का मैदान प्रमुख क्षेत्र है। तो भाई साहब अर्जेंटीना में पंपास का मैदान है, ये ध्यान रखना, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है, अगली बार ये सवाल आएगा तो ध्यान रखना। अर्जेंटीना में पंपास, ठीक है। कह रहा है पंपास की उपजाऊ मिट्टी तथा शीतोष्ण जलवायु फसल तथा घास उगाने के लिए बहुत उपयोगी है। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड आल्सो एक्सप्लेनेशन भी बहुत सही है, गलत नहीं है, एक्सप्लेनेशन इज आल्सो राइट, ठीक है। चले आगे, चलो फिर देखो एक सवाल आ गया भाई साहब, एक नगर दिया गया है आपको, एक साइड उस नगर के किनारे, मतलब वो नगर किस नदी के किनारे पर है? तो कह रहा है कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है? तो बॉन किस नदी के किनारे है? राइन नदी के किनारे। बॉन किस नदी के किनारे है? राइन नदी के किनारे है। बॉन राइन, ध्यान रखेंगे। कायरो किस नदी के किनारे है? नील नदी। कायरो किस नदी के किनारे है? नील नदी के किनारे। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे है? हडसन नदी के किनारे है। और वियन्ना क्या वोल्गा नदी के किनारे है? नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो जरा मुझको बताओ वियन्ना किस नदी के किनारे है, ये आप मुझको बताएंगे, ठीक है। ये तीन आपको पता लग गए हैं, आप जरा वियन्ना ढूंढो, सर्च करो, कुछ भी करो, थोड़ा सा एक्टिव हो, माइंड को एक्टिव करो, रील्स की दुनिया से बाहर आओ प्लीज। वियन्ना मुझे आप कमेंट करके बताइए किस नदी के किनारे है, वियन्ना किस नदी के किनारे है, प्लीज आप खुद को भी पता कर लो, ठीक है। तो बॉन, कायरो, न्यूयॉर्क। बॉन किसके किनारे है? बॉन किसके किनारे? राइन। कायरो नील, न्यूयॉर्क हडसन, न्यूयॉर्क हडसन। चले आगे। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य? सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार इस तरीके के सवाल पूछे जाते रहे हैं, आयोग के फेवरेट क्वेश्चंस में से ये एक है। तो ध्यान रखना, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है, ठीक है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, केरल में सबसे ज्यादा गुजरात की। निम्नलिखित शैल समूहों में कौन भारत में अधिकतम मात्रा में कोयला प्रदान करता है? कौन सा समूह कोयला सबसे ज्यादा देता है? धारवाड़ नहीं देता, ध्यान रखना। विंध्यन और टर्सेरी भी नहीं, गोंडवाना समूह जो है वो हमें सबसे ज्यादा कोयला प्रदान करता है अधिकतम मात्रा में, ठीक है। कह रहा है जरवा जनजाति का निवास स्थान कौन सा है? ट्राइब्स पे सवाल आ गया, इसीलिए मैंने बोला था ट्राइब्स पे सवाल आता है, पढ़ के रखेंगे, ठीक है। तो जरवा जनजाति किस राज्य से संबंधित है? बस आप इतना बताओ, जरवा जनजाति कहाँ पाई जाती? जरवा जनजाति पाई जाती है अंडमान तथा निकोबार में, ठीक है। कहाँ पाई जाती है? अंडमान तथा निकोबार। अब एक काम करना, मेरे कहने पे प्लीज एक काम करना आप लोग, आज क्लास एंड होने के बाद अगर आपको समय मिले तो, नहीं तो कल 15 मिनट एक्स्ट्रा निकालना, जरा अरुणाचल प्रदेश की ट्राइब्स पढ़नी है आपको, लक्षद्वीप, छत्तीसगढ़, मतलब जो भी इंडिया की ट्राइब्स है, ये वाला टॉपिक एक बार आप पढ़िएगा, ठीक है। किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है?
किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो एक चीज मैं आपको बता देता हूं, इनमें से अगर देखा जाए तो आप देखना, त्रिपुरा से भी जाती है, छत्तीसगढ़ से भी जाती है, मिजोरम से भी कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़ एंड मिजोरम। ये मणिपुर से नहीं जाती, ध्यान रखना। ठीक है, चले चलो। कह रहा है चित्रकोट, चित्रकोट जलप्रपात किस नदी पर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से है। देखो भाई साहब, ऐसा सवाल पूछेगा पीसीएस आपसे कि आपको पता है कि नहीं पता, सीधे आगे बढ़ो, नहीं आता आगे बढ़ जाओ। यहाँ पे तुक्का मारने का कोई तुक ही नहीं बनता। चित्रकोट किस नदी पर है? अभी तो मैं बता देता हूं, इंद्रावती नदी पर है। इंपॉर्टेंट सवाल है, प्लीज याद रखना। कह रहा है कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय किन नदियों के बीच स्थित है? 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 सिंध और सतलज, काली और तीस्ता, सतलज और काली, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र। तो जो कुमाऊं हिमालय आप देखोगे, जब भी आप कुमाऊं हिमालय के बारे में पढ़ते हो तो ये स्थित है सतलज और काली के बीच में। ठीक है, तो इस वजह से सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, चले नेक्स्ट सवाल पे क्या कह रहा है। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कह रहा है? निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आया है, हर एग्जाम में पूछा गया है सवाल। माही नदी, बच्चे बच्चे को भी पता लग गया होगा अब तो। भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में किसके कारण होती है? मानसून की उत्पत्ति कौन सी पवनों के कारण होती है? कौन सी पवनों के कारण होती है? तो एक चीज मैं आपको बता देता हूं। अब अगर आपने ज्योग्राफी में मानसून वाला पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जब हेडले सेल, फेरल सेल ऊपर नीचे होते हैं और जब हाई प्रेशर और लो प्रेशर किस तरीके से क्रिएट होता है, उसके बाद इंडिया में मानसून एक्टिवेट होना शुरू होता है। तो आप देखोगे साउथ वेस्ट जो विंड होती है उनकी वजह से मानसून आता है। साउथ वेस्ट विंड कैसे होती है कि होता क्या है, जैसे 0 डिग्री इक्वेटर है तो 0 डिग्री इक्वेटर में भारत थोड़ा सा तो ऊपर ही है। ठीक है, ऐसे मान लो भारत थोड़ा सा तो ऊपर ही है, ये मान लो कर्क रेखा है ना, और फिर उसके बाद फिर ये 0 डिग्री इक्वेटर, ये कर्क रेखा है, और ये 0 डिग्री इक्वेटर है, और ये मकर रेखा है। ठीक है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गई, ये हो गई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये हो गई हमारी इक्वेटर, ये हो गई ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ठीक है, मान लो, मान क्या लो है ही कैप्रिकॉन। अब कॉमन सेंस से देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसे आप देखोगे कि विंड, आप जब भी देखो यहाँ पे ज्यादातर आपको लो प्रेशर देखने को मिलता है। ठीक है, और यहाँ पे आपको हाई प्रेशर देखने को मिलता है। तो विंड चलती है हाई टू लो, तो विंड हाई टू लो ऐसे चलेगी, लेकिन विंड हमेशा देखोगे अपने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट साइड और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट साइड घूम जाती है। मतलब अगर विंड की डायरेक्शन ये है तो विंड उत्तरी गोलार्ध में, नदर्न हेमिस्फीयर में कोरियोलिस फोर्स के कारण अपने राइट साइड डिफ्लेक्ट करती है, अपने राइट साइड, और साउथ हेमिस्फीयर में आप देखोगे कोरियोलिस के कारण अपने लेफ्ट साइड डिफ्लेक्ट करती है, अपने लेफ्ट साइड डिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, लेफ्ट साइड ऐसे डिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, चलें आगे, अपने लेफ्ट साइड डिफ्लेक्ट करेगी। तो विंड अगर ऐसे चली तो इसका सदर्न हेमिस्फीयर है, सॉरी नॉर्थ हेमिस्फीयर है, तो अपने राइट साइड इसको डिफ्लेक्ट कराओ, तो विंड ऐसे चलती है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे भी हाई प्रेशर होता है, तो इसकी वजह से ये विंड ऐसे मान लो जानी हाई टू लो तो अपने लेफ्ट डिफ्लेक्ट कर जाती है, ये ऐसे विंड चलती है। इनको बोलते हैं ईस्टर्ली विंड्स। क्या बोलते हैं? ईस्टर्ली विंड्स। आप कहीं भी पढ़ो जाके यही कॉन्सेप्ट काम आता है, एट द एंड यही काम आएगा। बहुत शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा तेजी से बता रहा हूँ। ये ईस्टर्ली विंड्स होते हैं जिन्हें पूर्वा पवने भी कहा जाता है। कौन सी पवने कहा जाता है? पूर्वा पवने कहा जाता है, लेकिन इनसे मानसून नहीं आता। अब होता क्या है कि गर्मियों के दौरान आप देखोगे कि ये यहाँ पे भी आपको बहुत इंडिया में गर्मी होने लगती, तो ये जो हाई प्रेशर है यहाँ पे भी धीरे धीरे गर्मी की वजह से लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। धीरे धीरे गर्मी की वजह से कैसा लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है? लो प्रेशर। यानी कुल मिला के हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो हमारा 0 डिग्री वाला लो प्रेशर है ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। ये 0 डिग्री को हम लोग क्या कहते हैं? ITCZ भी बोलते हैं। ITCZ का मतलब होता है इंटर ट्रॉपिकल। कभी मेरे से जरा एक बार पढ़ के देखना आप, अभी तो प्लान नहीं बनना कुछ ऐसा, वरना आप लोग भर भर के कमेंट कर दो कि सर आपसे ज्योग्राफी पढ़नी है, तो मैं बेटा ऐसे ही पढ़ा दूंगा कि जिंदगी में भूलोगे नहीं दोबारा।
अभी तो मैं तेजी से बता रहा हूँ आपको इंटर, क्योंकि मुझे पसंद है ज्योग्राफी, मुझे पसंद है, इस वजह से मैं बड़े प्यार से पढ़ाता हूँ। खासतौर पे कॉन्सेप्ट वाला पार्ट उसका, खासतौर पे उसका कॉन्सेप्ट वाला पार्ट जो फिजिकल ज्योग्राफी का है, जो इंडियन ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट वाला पार्ट होता है, उसको पढ़ने में बड़ी मजा आती। इंटर टॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, मैंने भी कहीं से पढ़ी है, ऐसा थोड़ी नहीं है, और अभी भी पढ़ता रहता हूँ, मुझे सब कुछ आता भी नहीं है, ऐसी भी बात सही है। बहुत सारी चीज़ें अभी भी सीखनी रहती, बहुत बार क्वेश्चन गलत होते हैं, मुझसे भी गलत होते हैं, ऐसा थोड़ी नहीं है, भगवान नहीं हूँ, ना ही मैं बहुत बड़ा टीचर हूँ कोई, बहुत गलत होते हैं सवाल, आपसे ज़्यादा गलत होते होंगे मेरे सवाल, लेकिन बस इतना है कि मुझे अच्छा लगता है, तो इस वजह से मैं काम करता हूँ। इंटर टॉपिकल मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, तो शायद मैं, आप लोग मुझे देखते हो, कमेंट अच्छे अच्छे आते हैं, बहुत सारे बच्चों के मैसेज आते हैं, तो शायद कहीं ना कहीं मैं आपको समझा पाता हूँ, इस वजह से ही आपके कमेंट आते हैं, अदरवाइज क्यों ही आते। तो 0 डिग्री को हम लोग ITCZ बोलते हैं, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन बोला जाता है। होता क्या है कि जब अब सन की रेस तो सीधे 0 डिग्री पे पड़ती हैं नॉर्मल डेज में, फिर देखो कि जैसे जैसे इंडिया में जब गर्मी आती है तो ये जो ITCZ ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है। आप ये कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं वहाँ पे कि हेडले सेल, फेरल सेल, ये सारी चीज़ें, पोलर सेल, ये शिफ्ट होते हैं। तो ये जो ITCZ है ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, थोड़ा यहाँ कहीं आ जाता है, यहाँ कहीं, ये यहाँ कहीं आ जाता है। तो ये डायग्राम पता कैसे बनता है, फिर देखो जैसे ये भारत है अपना, मैं तेजी से बना देता हूँ, प्लीज कोई कमेंट ना करना ऐसा भारत कौन बनाता है सर, ठीक है। जैसे मान लो ये अपना भारत है, तो अरे यार बहुत ही गंदा बना दिया। तो ये जैसे मान लो अपनी 23 डिग्री एंड हाफ है, तो 23 डिग्री हाफ तो वही रहता है, लेकिन जो हाई प्रेशर है वो थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे कहीं हाई प्रेशर आ जाता है, 0 डिग्री वाला यहाँ कहीं पे आ जाता है लो प्रेशर, और नीचे वाला भी शिफ्ट हो जाता है ऊपर की तरफ, तो यहाँ कहीं आपका 0, तो असल में इक्वेटर तो वही रहता है, इक्वेटर तो यही 0 डिग्री पे है, लेकिन जो इक्वेटर वाला लो प्रेशर था वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है गर्मी की वजह से, ठीक है, और नीचे वाला हाई प्रेशर थोड़ा ऊपर आ जाता है, ये हाई प्रेशर थोड़ा ऊपर चला जाता है। अब देखो सीन क्या बनता है यहाँ पे, सीन क्या बनता है, विंड चलेगी हाई टू लो, विंड चली हाई टू लो, विंड चली हाई टू लो, विंड चली हाई टू लो, लेकिन 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 कॉमन सेंस से आप समझना है आपको थोड़ा सा, मैं आपको एक चीज दिखाता हूं क्या समझना है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। अरे यार ये क्या हुआ, एक सेकंड रुकना यार, मैं इसे सही कर दूं, ये ना हुआ करे बस, बाकी सब ठीक है सॉरी फॉर दैट यार, अरे यार रुको 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 रुको, वेट 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 अ 4 मिनट बस। तो अभी देखो जैसे यहाँ पे होता क्या है कि जब आप देखते हो कि विंड चलती है, मैंने क्या बोला, नॉर्थ हेमिस्फीयर, अरे मैंने बोला कि, अरे यार थोड़ा सा पतली पेन चाहिए अपने को, अभी चलेगी नहीं, बिगड़ ही नहीं रहा, लो कोई बात नहीं छोड़ो। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यानी उत्तरी गोलार्ध में, मैंने आपको बताया ना है, अब पूरा अभी पढ़ा नहीं रहा, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ कि एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये सवाल आते हैं क्योंकि पीसीएस में पूछे जाते हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आप देखोगे कि विंड अपने राइट साइड डिफ्लेक्ट करती है, किस फोर्स के कारण, कोरियोलिस के कारण, ये ध्यान रखना, कई बार ये सवाल ही आ जाता है। और साउथ हेमिस्फीयर में यानी सदर्न हेमिस्फीयर में, सदर्न हेमिस्फीयर में किस साइड डिफ्लेक्ट करती है, विंड अपने डायरेक्शन के लेफ्ट साइड में, ठीक है, ठीक है, ये राइट साइड डिफ्लेक्ट करेगी और ये यहां पे लेफ्ट साइड डिफ्लेक्ट करेगी सदर्न हेमिस्फीयर में। तो 0 डिग्री के इधर वाला दक्षिणी गोलार्ध और 0 डिग्री के ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध। अब देखो विंड चलनी है हाई टू लो, तो ये लो प्रेशर है, ये हाई प्रेशर है, देखो यहाँ पे हाई प्रेशर है ना, यहाँ पे देखो लो प्रेशर है, विंड जाएगी हाई टू लो, विंड चली हाई टू लो, लेकिन अभी तो ये दक्षिणी गोलार्ध में ना, देखो 0 डिग्री के नीचे है, देखो 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 0 डिग्री के नीचे है ना, देखो देखो 0 डिग्री के नीचे, तो विंड अपने लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है, लेकिन जाएगा, जानी तो इसको यहां तक है ना, तो ये ऐसे यहां तक जानी, इसको कुल मिला के लो प्रेशर तक पहुंचना है इसको। लेकिन हुआ क्या, हुआ एक, जैसे ही इसने 0 डिग्री पार किया, जैसे ही इसने 0 डिग्री पार किया, अब इस पे कोरियोलिस फोर्स किधर लगेगा, राइट की तरफ, क्यों, क्योंकि आ गए हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो विंड ऐसे घूम गई, तो विंड पूरी की ऐसे आती है और ऐसे घूम जाती है, ऐसे आएगी ऐसे घूम जाएगी, ऐसे आएगी ऐसे घूम जाएगी, ऐसे आएगी ऐसे घूम जाएगी, ऐसे आएगी ऐसे घूम जाएगी। अब देखो ये यहाँ तो समुद्र है ना, समुद्र से पूरा मानसून वाला पानी वाष्पीकरण के साथ लेके आ रही है, देखो तो अब पता लगा बारिश क्यों हो रही है। तो अब देखते हो यहाँ तटों पे क्यों बारिश होती है सबसे ज्यादा, इस तट पे, और यहाँ पे पड़ जाते हैं बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत, तो इस थोड़ा सा इस साइड बारिश कम हो जाती है, यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है।
इधर से भी मानसून आता है, लेकिन वो दूसरा कॉन्सेप्ट है, वो बाद में पढ़ते हैं हम लोग। रिट्रीटिंग मानसून कैसे आता है, सारी चीजें बाद की बात है। लेकिन आपको पता कि ये मानसून खासतौर पर माना जाता है तो साउथ वेस्ट विंड होती है। अब बच्चों को नहीं पता होगा साउथ वेस्ट किसे कहते हैं। बेटा ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है। तो अब मुझको बताओ ये कौन सा हो जाएगा? ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। अभी रुको, ये साउथ ईस्ट हो गया, क्लियर। ये नॉर्थ वेस्ट हो गया, ये साउथ वेस्ट हो गया। तो विंड कैसे आ रही है? विंड कैसे आ रही? ऐसे आ रही है, यानी साउथ की तरफ से आ रही, साउथ वेस्ट की तरफ से आ रही, तो साउथ वेस्ट विंड कही जाएगी। तो दक्षिण पश्चिम पूर्वी पवन कही जाएगी। अब बताओ समझ आया पूरा कॉन्सेप्ट आपको? आई थिंक पूरा देखो सवाल समझ में आना चाहिए अपने को। आया समझ में? कोई बहुत रॉकेट साइंस था नहीं था। अभी मैं एक काम करता हूँ, ये सारी चीजें आप, इसीलिए मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा, इसीलिए दैट्स वाई मैं बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट पे भी फोकस नहीं करता इन पीवाईक्यूज की क्लास में। क्योंकि अगर पीवाईक्यू किस क्लास मतलब पीवाईक्यू की क्लास में पूरा कॉन्सेप्ट पे मैं आ गया तो शायद 2 ही 4 सवाल हो पाएंगे और कॉन्सेप्ट तेजी से समझाना पड़ता है, फिर वो समझ में भी नहीं आता है। इसीलिए मैं कहता हूँ फैक्ट पे फोकस रखो पीवाईक्यू की क्लास पे, और जो कॉन्सेप्ट का सवाल जैसे आ रहा है वैसे रटो, आगे बढ़ जाओ। लोड मतलब जरूरी नहीं यही सवाल दोबारा रिपीट भी हो, है ना। इस वजह से मैं कहता हूँ। नीली क्रांति से संबंधित क्या है? नीली क्रांति किससे संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति मछली उत्पादन से। तो अब जरा मुझको बताओ, कमेंट में आप लोग मुझको बताइए, दुग्ध उत्पादन मतलब दुग्ध उत्पादन किस क्रांति से संबंधित था और तिलहन किस क्रांति से संबंधित? खाद्यान्न के लिए तो हरित क्रांति बच्चा बच्चा जानता है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर? तुलबुल परियोजना किस नदी पे है? तुलबुल, तुलबुल परियोजना किस नदी पे है? तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? किस नदी पर है? बताओ बताओ किस नदी पर है? तुलबुल परियोजना झेलम नदी पे है, ध्यान रखना, ठीक है। अगला सवाल क्या कह रहा है कि रिहंद बांध सोन नदी की एक सहायक नदी पर है। दिस स्टेटमेंट इज राइट, क्लियर। तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना। तो रिहंद बांध एक तो रिहंद नदी पे है और जो कि एक सोन की सहायक नदी है। सोन की ट्रिब्यूटरी मान सकते हैं इसे, मान क्या सकते हैं ही, ठीक है। हीराकुंड बांध महानदी पे है, करेक्ट, ऑल्सो करेक्ट। फिर कह रहा है तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक का संयुक्त उपक्रम है। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट। मैथन बांध दामोदर नदी की एक सहायक नदी बराकर पर है, बिल्कुल सही। तो ये सवाल अपने आप में बहुत डिटेल है। आप देखो यहां से आपको पता लग रहा है रिहंद बांध सोन नदी की सहायक नदी पर है, यानी सोन की सहायक नदी कौन सी? रिहंद। रिहंद नदी पर रिहंद बांध देखने को मिलेगा। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी पर है। तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक के साथ मिलकर चल रही है। और मैथन बांध दामोदर की एक सहायक नदी है, बराकर। दामोदर की एक सहायक नदी है बराकर, दामोदर की एक सहायक नदी है बराकर। तो मैथन बांध उस नदी पर स्थित है, ठीक है। चारों स्टेटमेंट करेक्ट है। चलें आगे। हाँ बिल्कुल सही। कह रहा है कि निम्नलिखित नगरों में से किसमें देश का प्रथम कृत्रिम रबर संयंत्र लगाया गया है? पानीपत, ध्यान रखना, ठीक है। भारत में सबसे बड़ी तेल शोधन कारखाना कहाँ पे है? सबसे बड़ी तेल शोधन का शाला कहाँ पे है? सबसे बड़ी तेल शोधन शाला, सबसे बड़ी तेल शोधन शाला आप देखोगे जामनगर में है, ठीक है। एक साइड आपको खनन क्षेत्र दिए गए हैं और उन खनन क्षेत्र में कौन सा खनिज प्राप्त होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक साइड आपको खनन क्षेत्र दिए गए हैं और एक साइड आपको खनिज दिए गए हैं। चलो करो इससे सवाल, थोड़ा कॉमन सेंस से करो। गुरु महिसानी में क्या पाया जाता है? तालचेर में क्या पाया जाता है? जादूगुड़ा और जावर किसके लिए फेमस माने जाते हैं? करो करो। गुरु महिसानी, तालचीर, जादूगुड़ा, जावर। तो मैं बताऊं, चले प्लीज रिवाइज करना इसे, वेरे अपने आप में इंपॉर्टेंट सवाल है। गुरु महिसानी आप देखोगे लौह अयस्क के लिए फेमस है, गुरु महिसानी लौह अयस्क के लिए। तालचेर कोयले के लिए। जादूगुड़ा आप देखोगे यूरेनियम के लिए। और जस्ता जावर देखोगे जस्ता के लिए, ठीक है। क्लियर? क्लियर है? यानी गुरु महिसानी कोयले के लिए कि लौह अयस्क के लिए? गुरु महिसानी
लौह अयस्क के लिए, तालचेर कोयले के लिए, तालचेर कोयले के लिए, जादूगुड़ा, जादूगुड़ा यूरेनियम, जादूगुड़ा यूरेनियम के लिए, और जावर जस्ता के लिए। जावर किसके लिए? जस्ता के लिए। जावर किसके लिए? जस्ता के लिए। चलें आगे। चलो प्लीज इसे रिवाइज करना, इंपॉर्टेंट है, मैं लिख देता हूं इसी लिए, इंपॉर्टेंट है, रिवीजन भी करना है इसका। चलो नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी होती है? स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, थर्मोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर खासतौर पे सबसे पहली वाली ना। फिर एक साइड आपको कंट्री दी गई है और एक साइड आपको लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र। कौन सी कंट्री में कौन सा क्षेत्र लौह उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। तो कह रहा है कौन सा सही नहीं पूछा, कौन सा सही नहीं है। तो कजाकिस्तान, कारागंडा ध्यान रखना करेक्ट है। यूक्रेन में आप क्रिवाय रॉक देखते हो, कर्च भी है एक वहां पे। फ्रांस में परिनीज आप देखोगे, कल ही किया है अपन लोगों ने, पिरीनीज कल ही किया था अपन लोगों ने। जर्मनी नारामंडी, नारमंडी ये गलत है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलो ध्यान रखना, रिवाइज भी करना है इसको, क्योंकि हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। कजाकिस्तान, कारागंडा, लेकिन 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 बच्चा मैं तो ऐसे जाने नहीं दूंगा आपको। पहले ये बताओ, गुरु महिसानी में, गुरु महिसानी जो है वो किस खनिज के लिए फेमस है? गुरु महिसानी किसके लिए फेमस है? लौह अयस्क। गुरु महिसानी किसके लिए फेमस है? लौह अयस्क के लिए। तालचीर किसके लिए प्रसिद्ध है? तलचीर किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए। मैं ऐसे थोड़ी ना छोड़ने वाला हूं आपको। जादूगुड़ा बताओ जरा, जादूगुड़ा, जादूगुड़ा बताइए। यूरेनियम के लिए। अच्छा, जावर बताओ, जावर, जावर बताओ किसके लिए फेमस है? जस्ता के लिए। अब रुको, अब रुको, अब रुको, रुको 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 रुको। कारागंडा कहाँ पे है और किस चीज के लिए फेमस है बताना है आपको, ठीक है। अब बताओ, क्रिवायर रॉक कहाँ पे है और किस चीज के लिए फेमस है ये भी बताना है। और पिरीनीज कहाँ पे है और किस चीज के लिए फेमस है? पेरेनीज, पेरिनीज भी बोला जाता है, पिरीनीज भी, क्या लिख दें कुछ पता नहीं लगता आपको। एक सेकंड को मैं इसको लिखे दे रहा हूँ, पेरिनीज, ठीक है। चलो बताओ बेटा, जो कारागंडा है ये कहाँ पे है पता? ये है कजाकिस्तान में, कजाकिस्तान में है। कजाखस्तान बोला जाता है बच्चा, कजाखस्तान। और किसके लिए फेमस है? लौह अयस्क के लिए, ठीक है। ये कहां पे है? यूक्रेन में, ठीक है। पेरेनीज कहां पे है? फ्रांस। चलो खैर करना इसको। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही है, एक ही बताना है कौन सा सही है। रूस औद्योगिक, रूर 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 औद्योगिक प्रदेश कहां पे? रूर औद्योगिक प्रदेश कहां पे? जर्मनी। रूर औद्योगिक प्रदेश कहां पे है? जर्मनी। रूर औद्योगिक प्रदेश कहां पे है? जर्मनी, ठीक है। अच्छा मैं अगर आपसे पूछूं लॉरेन कहां पे है? लॉरेन कहां पे है बताओ, लॉरेन कहां पे है? बताओ बताओ बताओ, लॉरेन औद्योगिक प्रदेश कहां पे है? देखो ये तो अपना करेक्ट है, यही तो पूछा था आपसे, क्लियर है। लॉरेन औद्योगिक प्रदेश कहां पे? लॉरेन इंडस्ट्रियल रीजन कहां पे है? ये इटली में नहीं है, पहली चीज तो ये ध्यान रखना। ये पाया जाता है, जो लॉरेन औद्योगिक प्रदेश है ये आप देखोगे, ये पाया जाता है उत्तर पूर्वी फ्रांस में, ठीक है। बेल्जियम, जर्मनी और लग्जमबर्ग है वहां की, उसकी सीमा के आसपास आप देखोगे। आयरन ओर के लिए फेमस है, ठीक है, ध्यान रखना। स्टील इंडस्ट्री भी आप यहां पे देखोगे, ठीक है। तो अब जरा इन दो को आप कमेंट करो। ब्रिस्टल, ब्रिस्टल, ब्रिस्टल औद्योगिक क्षेत्र कहां पे बताओ? तो जब आप ब्रिस्टल के बारे में बात करो, दक्षिण पश्चिमी इंग्लैंड है,
क्या है? दक्षिण पश्चिमी इंग्लैंड, ध्यान रखना, ठीक है। और सैक्सोनी औद्योगिक प्रदेश यूनाइटेड में नहीं है, ध्यान रखना। इसका जरा कमेंट करके आप मुझको बताओ। अच्छा, ब्रिस्टल के बारे में आप चीज ध्यान रखना, शिप बिल्डिंग के लिए बड़ा फेमस है। जैसे ये लॉरेन औद्योगिक प्रदेश है ना, लॉरेन औद्योगिक प्रदेश, यहाँ पे आप देखोगे उत्तर पूर्वी फ्रांस में है। यहाँ पे जैसे हो गया बेल्जियम, फिर आप देखोगे जर्मनी, फिर आप देखोगे लग्जमबर्ग, इनकी सीमा के पास में है। और ये कहीं ना कहीं आप देखोगे ये औद्योगिक प्रदेश जो है ये आयरन ओर के लिए फेमस है। और यहाँ पे आपको स्टील इंडस्ट्री दिखेगी। ठीक है। और जैसे ब्रिस्टल की मैंने बात करी तो दक्षिण पश्चिमी इंग्लैंड में है। चलो मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ, चलो लिखे दे रहा हूँ, डोंट वरी। ये कहाँ पे है? साउथ वेस्ट इंग्लैंड में, ठीक है। और देखोगे ये किसके लिए फेमस है? तो शिप बिल्डिंग के लिए बड़ा फेमस है, ठीक है। और एरोस्पेस के लिए भी बहुत फेमस है। अगर इसके बारे में कहा जाए तो ये एवन नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है? लिखे दे रहा हूं, रिवर है वो कौन सी है? एवन, ठीक है, उसके किनारे बसा हुआ है। चलो, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित देशों में से कौन अफ्रीका के पश्चिमी तट पर नहीं है? अफ्रीका के पश्चिमी तट पर नहीं है, अफ्रीका के पश्चिमी तट पर नहीं है पूछा है। अफ्रीका के पश्चिमी तट पर नहीं है वो बताना है आपको। चलो बताओ, कौन बताएगा? अफ्रीका के पश्चिमी तट पर नहीं है तो आप देखना गैबन है, लाइबेरिया भी है पश्चिमी तट पर, और अंगोला भी है, ठीक है। तो बोत्सवाना आप देखोगे दक्षिणी अफ्रीका का एक लैंडलॉक देश है, ठीक है। ये जो बोत्सवाना है ये साउथ अफ्रीका का है। पश्चिमी तट की बात नहीं कर रहा, साउथ तट की बात करते हैं, ठीक है। चलें आगे। लैंड लॉक कंट्री मानी जाती है बोत्सवाना, ठीक है। यहाँ पे आप कालाहारी दक्षिण अफ्रीका में आप देखोगे, जैसे इस पड़ोसी देश दक्षिण अफ्रीका में आप देखोगे कि कालाहारी रेगिस्तान भी आपको देखने को मिलेगा। और बोत्सवाना के बारे में एक फेमस है कि वो डायमंड के लिए बहुत बड़ा उत्पादक है। ये कहीं ना कहीं आप अगर सवाल आए तो कंफ्यूज नहीं होना, ये डायमंड के लिए बहुत बड़ा उत्पादक माना जाता है, ठीक है। चले, निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक अधिक है? जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक अधिक किसका है? जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक अधिक किसका है? सोन नदी का, ठीक है। मलपुझा बांध किस नदी पर है? मलपुझा बांध, मलमपुझा, सॉरी, मलमपुझा, मलमपुझा बांध किस नदी पर है? मलमपुझा बांध किस नदी पर है? किस नदी पर है? बता दो, बता दो। तो मलमपुझा बांध मलमपुझा नदी पर, और किस नदी पे होगा? चेरुधानी बांध किस नदी पर है? चेरुधानी बांध किस नदी पर है? पेरियार, ठीक है, ध्यान रखना। चेरुधानी नहीं बोला जाता, चेरुथानी होता है वो, ठीक है, ध्यान रखना। तो चेरुथानी नदी पर है, वह पेरियार नदी पर है। चित्रकूट जलप्रपात कहां पर है? ये सवाल बेटा गलत करके आओगे। चित्रकूट आप लोग चित्रकूट लगा के आओगे, बल्कि बस्तर में है, इंद्रावती नदी पर है, ठीक है, बस्तर में है और इंद्रावती नदी पर है। पश्चिमी घाट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। चलो हम विचार कर लेते हैं, आप लोग लगाइए। तो पश्चिमी घाट के संबंध में कहा जाता है ये एक भ्रशोत्स पर्वत है, सही है। इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचे होता हुआ पठार है, बिल्कुल करेक्ट है। उत्तरी खंड लावा बेसाल्ट से आच्छादित है, बिल्कुल सही, यानी तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है हमारे इसमें। किस फसल की रोपाई की जाती है? रोपाई किसकी की जाती है? तो धान की जाती है, ठीक है। सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना कहाँ पे है? सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना कहाँ पे? यूपी में है, यूपी में है। किस राज्य में काली मिर्च और इलायची का उत्पादन होता है? किस राज्य में काली मिर्च और इलायची का उत्पादन होता है? तो कहाँ होता है? कहाँ होता है? केरल में होता है, केरल में होता है। कौन सा सही नहीं पूछा है? कौन सा सही नहीं पूछा है आपसे? सोना, कोलार, कोयला, झरिया,
हीरा पन्ना, लौह अयस्क गुंदर। तो देखो सोना कोलार के लिए, कोयला झरिया में, हीरा पन्ना और लौह अयस्क गुंदर। दिस इज नॉट राइट। कह रहा है चीनी उद्योग दक्षिण भारत में अधिक विकसित है। हाँ करेक्ट है। गन्ने की प्रति हेक्टेयर पैदावार तथा गन्ने में रस की मात्रा दक्षिणी राज्यों में अधिक होती है। क्योंकि, क्योंकि लगाओ जरा यहाँ पे स्टेट, पता लगेगा व्याख्या सही है कि नहीं। चीनी उद्योग दक्षिण भारत में अधिक विकसित है क्योंकि गन्ने की प्रति हेक्टेयर पैदावार के दक्षिणी राज्यों में अधिक होती है। हाँ चलो, स्पष्टीकरण भी सही है। अभी तो डायरेक्ट फैक्ट मिल रहे हैं, कुछ ऐसा बहुत उस तरीके का सवाल नहीं आया। लिग्नाइट का प्रमुख भंडार कहाँ पे नहीं है? तो आप बताओ बताओ कहाँ पे है लिग्नाइट का प्रमुख भंडार, कहाँ कहाँ पे पाया जाता है? आप मेरे को ये बताओ। आज तो हमें लग रहा है हम लोगों ने 100 सवाल लगभग कर लिए हैं। मतलब ये कि 50 से ज्यादा सवाल कर चुके हैं, 50 सवाल कर चुके होंगे आई थिंक। कल 50 कुछ किए थे तो 100 पे आ गए हैं। निम्नलिखित में से कहाँ लिग्नाइट के प्रमुख भंडार नहीं है? तो देखो एक चीज मैं बता देता हूँ, आप देखो कि गुजरात में भी लिग्नाइट देखोगे आप, पश्चिम बंगाल में भी आप लिग्नाइट देखोगे, पुडुचेरी में भी देखोगे, झारखंड में नहीं मिलता है। ठीक है, चलो ये सवाल कह रहा है एक साइड आपको हीरा, संगमरमर, रेत और रूबी दिए गए हैं, और किसके लिए हीरे में क्या है, संगमरमर में क्या है, रेत में क्या है और रूबी में क्या पाया जाता है। ठीक है, तो हीरे में देखो आप कार्बन से, संगमरमर आप देखो कैल्शियम से, रेत देखो आप उससे सिलिकॉन से, और सिलिकॉन में खासतौर पे आप ऐसा समझते हो माणिक के एल्युमिनियम ऑक्साइड के लिए। ठीक है, यानी जो प्रकृति में पदार्थ पाए जाते हैं जैसे हीरा, संगमरमर, रेत, उनमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो हीरे में आप कार्बन देखते हो, संगमरमर में कैल्शियम देखते हो, रेत में सिलिकॉन देखोगे आप, और माणिक्य में, रूबी में एल्युमिनियम ऑक्साइड। लोमबोक जल डमरू मध्य, लोमबोक जल डमरू मध्य किन दो द्वीपों के मध्य में स्थित है? इन दो द्वीपों के मध्य में स्थित है, तो ध्यान रखना बाली एवं लोमबोक के मध्य स्थित है। ठीक है, चलें आगे। कौन सी गर्म है? तो देखो फॉकलैंड कैसी है, कोल्ड है, ध्यान रखना। और लेब्राडोर भी कोल्ड है, इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि ये ओशियन करेंट्स पे सवाल आया है। ओशियन करंट अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और कनारी धारा भी कोल्ड है, तो देखने में, याद करने में कोई जाता नहीं। अब ये देखो कि यही कहीं ना कहीं हॉट है, तो ये याद रखना प्लीज, कई बार रिपीट हुआ है सवाल, सेम सवाल रिपीट हुआ है, पीछे के देखोगे तो रिपीट किए गए हैं सवाल। कब पूछ ले पता नहीं। एक साइड आपको देश दिए गए हैं, उनके प्रमुख प्राथमिक निर्यात दिए गए हैं। तो चार्ड किसके लिए फेमस है? चार्ड, चार्ड किसके लिए फेमस है? ध्यान रखना, चार्ड पेट्रोल के लिए फेमस है। ठीक है, प्रमुख निर्यात होता है वहां से, एक्सपोर्ट किया जाता है। नाइजर यूरेनियम के लिए, रवांडा कॉफी के लिए, कहवा कॉफी के लिए, और बेनिन कपास के लिए। ठीक है, क्लियर? तो प्लीज इसे चलो याद करो, एक मिनट मैं याद कराता हूं। चार्ड पेट्रोल, चार्ड पेट्रोल, चार्ड पेट्रोल, चार्ड पेट्रोल, चार्ड पेट्रोल, नाइजर यूरेनियम, नाइजर यूरेनियम, नाइजर यूरेनियम, नाइजर यूरेनियम, नाइजर यूरेनियम, नाइजर यूरेनियम। ठीक है, एक और रवांडा कहवा कॉफी, बेनिन कपास, बेनिन कपास, बेनिन कपास। ठीक है, मैं 2-3 बार बोल देता हूं ताकि आपको याद रहे, पता लगा भूल जाओ, आगे निकल जाओ। पश्चिमी एशिया में सर्वाधिक तेल उत्पादक देश है। पश्चिमी एशिया में सर्वाधिक तेल उत्पादक देश कौन सा है? बताओ 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 बताओ। पश्चिमी एशिया में सर्वाधिक तेल उत्पादक देश कौन सा है? तो बेटा बताने की जरूरत नहीं, सऊदी अरब है। विश्व का सर्वाधिक कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? विश्व का सर्वाधिक कॉफी उत्पादक देश ब्राजील है, ध्यान रखना। ठीक है, प्योर जीके वाले सवाल आ रहे हैं। कौन रूस के प्रमुख संस्थानों में से नहीं है? कोयला, लौह, हीरा, यूरेनियम। तो बेटा रूस में आप देखोगे कि कोयला अच्छे से मिलेगा आपको, लौह अयस्क भी मिलेगा, हीरा भी मिलेगा, बल्कि यूरेनियम नहीं मिलता आपको वहां पे। ठीक है, बाकी ये मिलते हैं आपको। ठीक है, अरे मेरी पेन गिरी जा रही है। तो कौन से रूस के प्रमुख संस्थानों में से नहीं है? तो पता लग गया, यूरेनियम नहीं है। ठीक है, अरे बच्चे गलत करके आ जाते हैं, कहते हैं सर ये आंसर था क्या? ये आंसर हो गया। ठीक है, उत्तरी अमेरिका का सुपीरियर झील क्षेत्र प्रसिद्ध है किसके लिए? उत्तरी अमेरिका का सुपीरियर झील क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? उत्तरी अमेरिका का सुपीरियर झील क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? उत्तरी अमेरिका का सुपीरियर झील
क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखना, लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, आयरन ओर के लिए। कौन सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो कैस्पियन सागर, एशिया, यूरोप करेक्ट है, ठीक है। तंगनिका अफ्रीका करेक्ट है। और ये बेकाल नहीं होता है, बैकाल है, ठीक है। बैकाल रशियन फेडरेशन, ये भी करेक्ट है। मलावी एशिया, दिस इज नॉट राइट, ठीक है। मलावी एशिया, दिस इज नॉट राइट। चलो आगे चलते हैं। पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है क्या कहलाता है? प्योर कॉन्सेप्ट का सवाल है। पृथ्वी का वह भाग जहां पे सबसे पहले रिकॉर्ड की जाती है, रिकॉर्ड की जाती है। तो बेटा मान लो यहां से भूकंप आया धरती के नीचे, ऊपर ये धरती है, तो इसको क्या बोलते हैं? फोकस, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? ईपी सेंटर। यहां पे हाइपो सेंटर बोलते हैं इसको, ठीक है। ईपी सेंटर पे रिकॉर्ड करते हैं, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अधिकेंद्र, ठीक है। एक साइड आपको पहाड़ियां दी गई हैं, एक साइड आपको राज्य दिए गए हैं। इंपॉर्टेंट सवाल भाई साहब, अपने आप में इंपॉर्टेंट सवाल। गारो, मिरी, कोल्लई मलाई, डालमा। तो बेटा चलो गारो बताओ कहां पे? तो गारो आपको पता है मेघालय। मिरी कहां पे है? अरुणाचल प्रदेश। ये सभी को पता रहते हैं, दो तो सभी को पता रहते हैं। अब कोल्लाई मलाई किसी को ना बताओ, डालमा किसी को ना बताओ, तो बात की बात है। लेकिन देखो यहां से ए का पहला और बी का तीसरा किसमें है? ए का पहला और बी का तीसरा, ए का पहला और बी का तीसरा किसमें है? ए का पहला और बी का तीसरा ए में है और सी में है। इन दोनों में से कोई आंसर होगा, ठीक है। तो अब कोल्ला मलाई कहां पे है? कोल्ला मलाई कहां पे है? तमिलनाडु में। और डालमा कहां पे है? झारखंड। चलें आगे, मिला लो। अब हो जाएगा 1 3 2 4, 1 3 2 4। ए ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। रिवाइज करना इसे, ये बेटा रिवाइज करने के लिए है, प्लीज इसे रिवाइज करना, अपने आप में इंपॉर्टेंट सवाल है। भारतीय तटीय राज्यों की संख्या बताओ। अरे अब इसमें क्या ही बताना, आपको 9 है। और कह रहा है किन राज्यों में थारू जनजाति निवास कर रही? फिर से देखो इंपॉर्टेंट सवाल आया अपने आप में, ट्राइब्स पे सवाल आ गया ना। किन राज्यों में आपको थारू जनजाति देखने को मिलेगी? तो उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश। चलो एक काम करते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्योंकि आज थोड़ा सा मुझे काम है, तो प्लीज़ फिर भी आज काफ़ी सवाल हम लोगों ने किए हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं कि आप ये कहो कम सवाल कराएं। मैंने ठीक ठाक सवाल आपको करा दिए हैं। चलिए 1 घंटे होने वाले भी हैं, और आज सवालों की संख्या भी थोड़ी ज़्यादा ही रखी है हम लोगों ने, ठीक है। चलो बाकी रिवाइज भी तो करने हैं ना आपको, और भी टारगेट्स हैं आपको पूरे करने के लिए। चलो ठीक है, कमेंट में लिख के जाना सर, आई विल क्लियर यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।